Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about something very important and very interesting. Comptroller and Audit General of India, इसको हम CAG भी कहते हैं, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे. So let's start. CAG, Comptroller and Audit General of India, short form में इसको CAG कहते हैं, CAG. तो देख लेते हैं कि CAG का क्या काम होता है. उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनकी सैलरी, टर्म ऑफ ऑफिस कैसे डिसाइड होता है, उनका रिमूवल कैसे होता है, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. कैग. आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया. कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, इनको मेंशन किया गया है, इनकी पोजीशन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 में भारतीय संविधान में कैग के बारे में बताया गया है. ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. इंडिया के ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये जो हेड हैं वो है कैग. मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि देश के जो सबसे बड़े सीए हैं या सबसे बड़े अकाउंट ऑफिसर होते हैं वो कैग होते हैं. जैसे एजीआई के बारे में हमने देखा था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द नेशन, वो देश के सबसे बड़े वकील होते हैं. तो कैग देश के सबसे बड़े ऑडिटर, सबसे बड़े अकाउंट ऑफिसर या सबसे बड़े सीए कह सकते हैं. ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स. अभी देखो, ऑडिट करते हैं अकाउंट्स गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनके अकाउंट की ऑडिट करते हैं, उनकी जांच करते हैं कि उन्होंने जो सरकार ने खर्चे करे हैं वो ठीक है या नहीं, सब उसकी ये सब ऑडिटिंग करते हैं, जांच करते हैं. तो पब्लिक पर्स के ये गार्जियन है. अब सरकार जो एक्सपेंसेस करती है, जो खर्चे करती है, वो लोगों का जो टैक्स का पैसा है उससे कर रही. तो अल्टीमेटली वो पैसा जनता का होता है ना. जो टैक्स में पैसा जाता है सीएफआई में है तो वो पब्लिक का पैसा. तो जो पब्लिक का पैसा है एक तरह से ही उनका गार्जियन है, उनका प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि वही पैसा सरकार खर्च करती है तो ही उनके एक्सपेंसेस को ऑडिट करते हैं. तो एक तरह से जो जनता का पैसा है उनको ही ये ऑडिट करते हैं, उनके एक्सपेंसेस को. ही कंट्रोल्स द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल. सेंटर और स्टेट लेवल पे, केंद्र और राज्य के दर पे ये फाइनेंशियल सिस्टम, जो देश का फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको कंट्रोल करते हैं. डॉक्टर B.R. Ambedkar said that the CAG shall be the most important officer under the Constitution of India. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है भारतीय संविधान में. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कैग. ऐसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था. अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कैग. कैग की नियुक्ति कैसे की जाती है, उनको कौन अपॉइंट करता है. द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उनको राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है. ही टेक्स ऑथ बिफोर द प्रेसिडेंट. वो अपनी शपथ जो लेते हैं, ऑथ लेते हैं, वो प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं. ठीक है, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, वो ऑथ भी प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं. टर्म ऑफ सीएजी, टर्म क्या है, उनका टाइम पीरियड, कितनी देर के लिए वो पोजीशन में रहते हैं, कितनी देर के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है. He holds office for a period of 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. ठीक है, मतलब या तो वो 6 साल तक अपनी पोजीशन में रहेंगे या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक, जो पहले हो जाए. ठीक है, सपोज करो कोई 60 ईयर्स में कैग बना तो वो कैग बना रहेगा 65 ईयर्स तक. तो उसकी जो वर्क ड्यूरेशन रही, जो टाइम पीरियड रहा, टर्म रही, वो 5 ईयर्स ही रही, क्योंकि या तो वो 65 साल तक कैग रहेंगे या फिर 6 ईयर्स तक, जो पहले हो जाए. तो ये 60 ईयर्स में तो बने थे कैग,
तो 5 साल तक ही वो कैग बने रह सकते हैं, 65 से ऊपर नहीं रह सकते। और अगर कोई कैग बनता है, मान लेते हैं 56 ईयर्स में, तो वो या तो 6 साल तक रहेंगे या 65 ईयर्स, whichever is earlier। अब 65 आने में तो टाइम है, तो ये 6 ईयर्स तक, मतलब 62 की एज तक ये कैग बने रहेंगे, क्योंकि या तो वो 6 साल तक कैग बनेंगे या फिर 65 ईयर्स, 65 साल के होने तक, जो जल्दी हो जाए। ठीक है, तो उनको पूरा 6 ईयर्स का टाइम मिला जो 76 में बने थे। आप सपोज करो कि कोई 62 ईयर्स में कैग बना, तो या तो वो 65 ईयर्स तक रहेंगे या फिर 6 साल जो पहले हो जाए। तब 65 पहले हो जाएगा, 6 साल जब पूरे होंगे तब तो 68 ईयर्स के हो जाएंगे। तो ये 65 ईयर्स तक कैग बने रहेंगे, मतलब इनका ड्यूरेशन हो गया 3 साल। तो ऐसे ही या तो कैग बने रहेगा कोई पर्सन 6 साल तक या 65 साल की आयु तक, जो पहले आ जाए। ही कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। तो अपना इस्तीफा किसको देंगे? क्या? प्रेसिडेंट को। ठीक। रिमूवल ऑफ कैग। अब क्या कैग को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनको हटाया जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एक प्रोसीजर मेंशन है। It can be removed by the president on the same ground as a supreme court judge। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो आधार होता है, जो ग्राउंड होता है, उसी ग्राउंड पे कैग को रिमूव किया जा सकता है। It can be removed either on the ground of incapacity or proved misbehavior। दो आधारों पर उनको हटाया जा सकता है, या तो इनकैपेसिटी मतलब अयोग्यता, वो उस पोजीशन के लिए योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर ऐसा प्रूव है कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो इन्हीं दो आधारों पर उनको हटाया जा सकता है। और रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ कैग। अब ऐसे कहते हैं कि कैग इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस। कैग इंडिपेंडेंट है, वो किसी डिपार्टमेंट या किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं आता। अब कैग कैसे इंडिपेंडेंट है, ये हम समझते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ कैग। ही इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। मतलब इनको एक फिक्स टेन्योर होता है, सिक्योरिटी है। या तो वो 65 ईयर्स तक एज में रहेंगे उस पोजीशन में, या 6 साल तक जो पहले हो जाए, तो मतलब एक सिक्योर टेन्योर है। इट डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो उस पोजीशन में रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक सिक्योरिटी है उनके पास कि या तो 6 साल पूरे होने तक या 65 साल के आयु तक जो पहले हो। He is not eligible for further office under the government of India or any state after he ceases to hold office। मतलब एक बार जब वो कैग के पोजीशन से हट जाते हैं, आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस, जब उनकी ड्यूटीज एज कैग फिनिश हो जाती हैं, तो उसके बाद वो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते। इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो किसी और पोजीशन के अंदर फिर काम नहीं कर सकते, न ही स्टेट गवर्नमेंट में किसी और पोजीशन में वो काम कर सकते हैं एक बार इस पोजीशन से हटने के बाद। ठीक है। His salary and other service conditions are determined by the president, determined by the parliament। उनकी सैलरी क्या होगी, रेम्युनरेशन क्या होगी, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, वो सब पार्लियामेंट, संसद डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। His salary or rights in respect of leave, absence, pension cannot be altered to his disadvantage। मतलब उनकी जो लीव है, जो सैलरी है, पेंशन है, उसको उनके डिसएडवांटेज में चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब उनको बढ़ा सकते हैं उनकी सैलरी और पेंशन को घटा नहीं सकते। उनकी डिसएडवांटेज, जैसे उन्हें डिसएडवांटेज हो तो उस पर चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। मतलब उनको बढ़ाया जा सकता है, उनकी सैलरी को, पेंशन को, जो उनको राइट्स मिलते हैं उनको कम नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी अल्टर टू हिज डिसएडवांटेज। और उनके सैलरी और सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट, संसद डिसाइड करते हैं। सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ कैग are charged upon salary, allowances and pensions of CAG
आर चार्ज्ड अपॉन CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उनकी सैलरी, उनकी पेंशन और जो अलाउंसेस उन्हें मिलती हैं वो सारी चार्ज होती हैं CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगी उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, जो अलाउंसेस उन्हें दी जाएंगी। तो ये ही पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि क्या इंडिपेंडेंट है, मतलब एक फिक्स टर्म के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं उनकी पोजीशन से, वो दोबारा सरकार के अंडर काम नहीं कर सकते एक बार अगर वो अपनी पोजीशन से हटते हैं या रिटायर हो जाते हैं। उनकी सैलरी और बाकी सर्विस कंडीशन सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। उनके डिसएडवांटेज उनको चेंज नहीं किया जा सकता। सैलरी अलाउंस और जो बाकी पेंशन मिलती है क्या आपको, वो CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती है। ड्यूटीज ऑफ कैग। अब कैग की ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या क्या होते हैं। आर्टिकल 149 of the Constitution authorize the Parliament to prescribe the duties of CAG। आर्टिकल 149 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 149 में कैग की ड्यूटीज मेंशन की गई हैं। ठीक है, द पार्लियामेंट इनेक्टेड द कैग्स ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971। पार्लियामेंट ने ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट बनाया है कैग के लिए 1971। तो हम देख लेते हैं क्या क्या ड्यूटीज है कैग की, उनके कर्तव्य क्या है, कार्य क्या क्या होते हैं। नंबर 1, he audits the accounts related to all expenditure from the consolidated fund of India, consolidated funds of state and union territories। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी खर्चे होंगे, ठीक है, ये ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर। तो उन सब की, उन अकाउंट्स की जो जांच है वो क्या करते हैं, मतलब CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड स्टेट यूनियन टेरिटरी, इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन अकाउंट्स की जो ऑडिट है वो क्या करते हैं। ठीक है, he audits accounts related to expenditure from consolidated fund of India, consolidated fund of states and union territories। He audits all training, manufacturing, profit and loss account, balance sheet and other accounts kept by the central government and state government departments। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, उन सब की ऑडिट करते हैं। क्या है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है किस डिपार्टमेंट में, कितना लॉस हो रहा है, बैलेंस शीट, ठीक है, कितने एसेट हैं, कितने लाइबिलिटीज। तो इन सब अकाउंट्स की ऑडिटिंग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड अदर अकाउंट्स केप्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी अकाउंट्स रखते हैं उन सब की जांच क्या करते हैं। He audits the receipts and expenditure of all bodies financed from center or state revenues। ठीक है, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर उन बॉडीज की भी वो उनकी भी ऑडिट करेंगे, फाइनेंस फ्रॉम सेंटर और स्टेट रेवेन्यू, मतलब इनको सेंटर या स्टेट जिन ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू दे रही है, पैसा दे रही है, फंड्स दे रही है, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के भी रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर को वो ऑडिट कर सकते हैं कि रिसीप्ट उनके कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर उनके कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के भी रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर को टैग ऑडिट कर सकते हैं जिनको गवर्नमेंट से रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, he audits the accounts of all bodies receiving loans from center and state government। Accounts of all bodies receiving loans from central and state government। अब जिन ऑर्गेनाइजेशन को केंद्र सरकार या राज्य सरकार लोन दे रही है तो उन ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स भी ऑडिट कर सकते हैं क्या कि वो जो लोन के फंड्स हैं उनको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, he audits the accounts of all the government companies, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके अकाउंट्स ऑडिट कर सकते हैं क्या। he audits the accounts of any other body when requested by the president or governor।
राष्ट्रपति या राज्यपाल, प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर उन्हें कहें किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और बॉडी के अकाउंट को ऑडिट करने के लिए, तो वो भी कैग को करना है। ही सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट्स। अब ये सब हमने देख लिया कि क्या क्या वो ऑडिट करेंगे, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर अकाउंट को ऑडिट करते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सब की ऑडिट करते हैं, इन सब की जांच करते हैं। फिर जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रेवेन्यू सरकार दे रही है, जो सरकार से फंड्स ले रहे हैं, तो उनकी रिसीव्ड एक्सपेंडिचर को ऑडिट कर सकते हैं कैग। इसके अलावा जो बॉडीज लोन ले रही हैं गवर्नमेंट से, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से, जो ऑर्गेनाइजेशन लोन ले रही है, उनके अकाउंट्स को क्या ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट को। और इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट उनको कोई और ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट ऑडिट करने के लिए कहे तो भी क्या आपको वो करना होगा। अब इन्होंने ऑडिट तो कर दिया, पर ये ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो किसे देंगे। He submits the audit reports relating to the center account, जो केंद्र सरकार के अकाउंट है, उनके खाते हैं, तो उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो देंगे प्रेसिडेंट को। वो प्लेसेस देम बिफोर द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट उन्हें हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सामने रखेंगे। तो जो केंद्र सरकार के जो खातों की जो रिपोर्ट है वो किसको देंगे, वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। और he submits the audit reports relating to the state accounts to the governor, who places them before state legislature. और जो ऑडिट रिपोर्ट स्टेट अकाउंट की होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अकाउंट ऑडिट करते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के उन्होंने अकाउंट ऑडिट किए हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो गवर्नर को देंगे, और गवर्नर उसे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका के सामने रखते हैं, ठीक है। सेंटर के अकाउंट की रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को, और स्टेट के अकाउंट की रिपोर्ट गवर्नर को। प्रेसिडेंट रखते हैं उसे पार्लियामेंट के सामने, और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रिपोर्ट को रखेंगे। रोल ऑफ कैग। He acts as a guide, friend and philosopher of the Public Accounts Committee of the Parliament. पब्लिक अकाउंट कमेटी के गाइड की तरह, एक दोस्त की तरह और फिलोसोफर की तरह काम करते हैं कैग, ठीक है। तो ये हमने देखा ड्यूटीज ऑफ कैग। कैग के क्या क्या ड्यूटीज हैं, किन किन का अकाउंट उन्हें ऑडिट करना होता है, फिर वो ऑडिट रिपोर्ट किसे सबमिट करते हैं, उनका क्या रोल रहता है, ये हमने देखा, ड्यूटीज को समझ लिया। अब देखते हैं पावर्स ऑफ कैग। कैग के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या ताकत है, क्या शक्ति है, विकार क्या है इनके पास। He has the power to inspect any office or department subject to his audit. मतलब उनकी ऑडिट के अंदर कोई भी ऑफिस आता है, कोई भी डिपार्टमेंट आता है, तो उसको वो ऑडिट कर सकते हैं, उसकी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी ऑफिस की जो उनके ऑडिट के अंदर आए। टू एग्जामिन ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड क्वेश्चन द पर्सन इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब जिस डिपार्टमेंट की वो ऑडिट कर रहे हैं उसका जो हेड है, जो पर्सन इंचार्ज है, उससे वो सवाल जवाब कर सकते हैं और सारी ट्रांजैक्शंस की वो जांच कर सकते हैं। टू कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ऑडिटेड आइडेंटिटी। मतलब जिस एंटिटी की वो ऑडिट कर रहे हैं उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, कोई रिकॉर्ड मांग सकते हैं, ठीक है। कोई बिल, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड मांग सकते हैं अपने ऑडिट के लिए, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ कैग। अब हमने ये देख लिया कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं, पावर्स क्या हैं। अब देखते हैं उन पे क्या लिमिटेशंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजुअलाइजेस द कैग टू बी कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल। यहाँ पे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है ना कैग, बट द कैग इज फुलफिलिंग द रोल ऑफ एन ऑडिटर जनरल एंड नॉट दैट ऑफ अ कंट्रोलर। और इंडिया में क्या है कि कैग सिर्फ एक ऑडिटर जनरल की ही ड्यूटी पूरी करते हैं, ऑडिटर जनरल का काम करते हैं, कंट्रोलर का नहीं। मतलब क्या होगा कि एक बार जो खर्चे हो जाते हैं उसके बाद वो ऑडिट करते हैं, अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस हो जाने के बाद, एक्सपेंसेस होने से पहले
ऑडिटर उनको रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते सरकार को या किसी भी डिपार्टमेंट को कि आप ये एक्सपेंस नहीं कर सकते, ये एक्सपेंस नहीं कर सकते। एक्सपेंस होने से पहले उनको रोक नहीं कर सकते, उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार एक्सपेंसेस होने के बाद, खर्चे होने के बाद वो अकाउंट्स की जांच कर सकते हैं। इसे समझते हैं। द कैग हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, मतलब कंसोलिडेटेड फंड वो इंडिया का या फिर स्टेट का, मतलब जहाँ से उससे पैसा जो लिया जा रहा है उस पर कैग का कोई कंट्रोल नहीं है। हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एंड मैनी डिपार्टमेंट्स are authorized to draw money by issuing checks without specific authority of CAG। और कई डिपार्टमेंट्स वो चेक्स इशू कर सकते हैं कैग से, मतलब एक्सपेंसेस कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड से, और उसके लिए उन्हें कैग की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि एक बार खर्चा होने के बाद उसकी जांच कर सकते हैं क्या कि वो ठीक हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेंस होने से पहले जो इशू ऑफ मनी है, जो इशूइंग ऑफ चेक है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब डिपार्टमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप ये एक्सपेंस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उस पर वो रोक टोक नहीं कर सकते। द कैग इज कंसर्न्ड ओनली विद द ऑडिटर once the expenditure has already taken place। मतलब एक बार एक्सपेंडिचर हो चुका है, खर्चे हो चुके हैं, उसके बाद वो सिर्फ ऑडिट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। So I hope you like it and understood about the CAG, Controller and Auditor General of India. Let's do a quick revision ताकि हम भूलें ना कुछ। CAG, Controller and Auditor General of India। आर्टिकल 148 में CAG के बारे में बताया गया है कि हेड होते हैं ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, देश के सबसे बड़े सीए या सबसे बड़े अकाउंट ऑफिसर कह सकते हैं। ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड्स, लोगों का जो पैसा है, जनता का पैसा है, उसका वो ध्यान रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि कहाँ खर्चा हो रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, सेंटर और स्टेट लेवल दोनों के, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अकाउंट्स ऑडिट करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कैग को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर कहा था इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, कैग की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, और वो अपनी ओथ, शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। टर्म ऑफ कैग होगा या तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, whichever is earlier। तो या तो वो 65 साल तक रहेंगे पोजीशन पे, या फिर 6 साल तक जो पहले हो। He can resign by submitting a resignation to the president, अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। रिमूवल ऑफ कैग को रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, कि या तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया है या फिर अयोग्यता के आधार पे। इंडिपेंडेंस ऑफ कैग का ऑफिस इंडिपेंडेंट कैसे है? उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि फिक्स टर्म के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है, दोबारा वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर सकते एक बार अपने पोजीशन से हटने के। उनकी सैलरी और सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट, संसद डिसाइड करती है। उनकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन सब सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। ड्यूटीज ऑफ कैग आर्टिकल 149 में ड्यूटीज के बारे में बताया है। ड्यूटीज ऑफ कैग है कि वो ऑडिट करते हैं अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी से जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनसे रिलेटेड अकाउंट्स की वो ऑडिट करते हैं। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ऑडिट करते हैं। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अकाउंट्स ऑडिट करते हैं। रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर उनके भी ऑडिट करते हैं कि उनके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, जो फाइनेंस ले रहे हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। जिन ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से, केंद्र या राज्य सरकार में, उनके अकाउंट्स को, उनके खातों की ऑडिट करते हैं पेज ही। गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट की ऑडिट करते हैं, और अगर राष्ट्रपति ने किसी और अकाउंट ऑडिट करने के लिए कहे तो वो भी उन्हें करना होगा। अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिट कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट को देते हैं सेंट्रल
की रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, जो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। और स्टेट की ऑडिट की रिपोर्ट गवर्नर को देते हैं, गवर्नर उसे स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानसभा के सामने रखते हैं। रोल ऑफ क्या क्या है, वो एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। पावर ऑफ क्या है कि कोई भी जो ऑफिस या डिपार्टमेंट उनके ऑडिट के अंदर आता है, जो उनके दायरे के अंदर है, वो उसकी ऑडिट कर सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, कोई भी जो हेड है डिपार्टमेंट का पर्सन इंचार्ज, उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन की जांच कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ क्या क्या है, एक दायरा लिमिटेशन है कि क्या इंडिया में एज्यूम तो किया गया कि वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, लेकिन इन एक्चुअल वो सिर्फ एक ऑडिटर जनरल का रोल प्ले करते हैं। मतलब the CAG is concerned only with the audit when the expenditure has already taken place। एक बार खर्चा होने के बाद जो है वो अकाउंट्स में ऑडिट करते हैं। खर्चा होने से पहले, एक्सपेंडिचर होने से पहले उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड अबाउट द CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। So if you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Have a nice day. See you soon. Thank you all. Stay.